हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होता है ट्रिब्यूनल? पहले हम लोग ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अमेंडमेंट एक्ट क्या है, क्यों लाया गया है और क्या इसके प्रावधान हैं, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इन सारी बातों के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ट्रिब्यूनल्स का अर्थ ऐसी संस्थाओं से है जो न्याय करने के उद्देश्य से बनाई जाती है, लेकिन वे न्यायाधीशों से मिलकर नहीं बनती, उनमें न्यायाधीश नहीं होते। अर्थात जो सामान्य कानून है, जैसे सिविल कानून है, दंडिक कानून है, क्रिमिनल लॉ है, एविडेंस एक्ट है, इन मामलों के विशेषज्ञ वहां नहीं बैठे होते, बल्कि वहां प्रशासनिक मामलों के या विशेषज्ञ मामलों के विशेषज्ञ या जानकार बैठे होते हैं। जब ऐसी संस्थाओं को न्याय देने के लिए निर्मित किया जाए, संस्थाएं हैं प्रशासनिक या विशेषज्ञ लेकिन कर रही हैं न्याय, तो ऐसी संस्थाओं को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण या न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल कहते हैं। क्योंकि न्याय देने का क्षेत्र जटिल हुआ है, प्रशासन चलाने का क्षेत्र जटिल हुआ है, सामान्य न्यायालयों पर, हाई कोर्ट पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर पहले से केसेस की पेंडेंसी बहुत अधिक है, इसलिए ट्रिब्यूनल्स का गठन तेजी से किया गया है और ट्रिब्यूनल न्याय देने के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाएं सिद्ध हुई हैं, प्रभावी संस्थाएं सिद्ध हुई हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में, इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स के मामलों की सुनवाई के क्षेत्र में, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल रेलवे के तमाम तरीके के क्लेम आदि का निपटारा करने के संदर्भ में, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जो समय समय पर बनाए गए हैं और वे एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ट्रिब्यूनल को समझा कि हाई कोर्ट के लेवल पर ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं या फिर लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं। तो दो लेवल पर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। ट्रिब्यूनल्स के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाजत रहती है, अपील करने का अधिकार रहता है। हम लोगों का यहाँ मुख्य पर्पस ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट के विषय में अध्ययन करना है। 2021 का ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, जो विवादों में आ गया। विवादों में इसलिए आया क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, एक अध्यादेश के माध्यम से ऐसे ही संशोधन के प्रावधान किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इन सारे अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इन अमेंडमेंट्स के बजाय पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ओवरराइट करने के लिए एक्ट पारित किया, अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, और अमेंडमेंट एक्ट पारित करके जो ऑर्डिनेंस वाली व्यवस्था थी, अध्यादेश वाली व्यवस्था थी, उसे बनाए रखा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया। इस कारण से ये विवादों में आ गया। तो फिलहाल क्या प्रावधान है अमेंडमेंट एक्ट के, हम लोग उन अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। इस एक्ट का जो पूरा नाम रखा गया है, इसे कहा गया है द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021। इस प्रकार देश में वर्तमान रूप में बनाए गए ट्रिब्यूनल्स के संबंध में ये अमेंडमेंट किया गया। क्या है महत्वपूर्ण प्रावधान? पहली बात, यह अमेंडमेंट एक्ट 9 ट्रिब्यूनल्स को खत्म करता है, समाप्त करता है, डिसॉल्व करता है। जो 9 एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स थे अभी तक, उनको डिसॉल्व करता है, उनको समाप्त करता है और उनकी अथॉरिटी को हाई कोर्ट को या कंसर्निंग सिविल कोर्ट को ट्रांसफर करता है। तो यह आलोचना की गई कि हमने ट्रिब्यूनल्स को बनाया हाई कोर्ट के और जो हमारी कोर्ट है, नॉर्मल कोर्ट है, उनके प्रेशर को डायल्यूट करने के लिए,
कम करने के लिए। और जब हम फिर से उन्हीं को ट्रांसफर कर रहे हैं केसेस, तो उन पर केसेस बढ़ जाएंगे और दूसरी ओर इन क्षेत्रों में न्याय मिलने में असुविधा उत्पन्न होगी। तो 9 जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे अपीलीट ट्रिब्यूनल अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है, अपीलीट बोर्ड अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है, अपीलीट बोर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, अपीलीट बोर्ड अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970, एयरपोर्ट अपीलीट ट्रिब्यूनल अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, Airport Appellate Tribunal under Control of National Highways Land and Traffic Act 2002, Appellate Tribunal under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right 2001, Appellate Board under the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999। ये 9 ट्रिब्यूनल्स हैं। इन 9 ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इनके अथॉरिटी को कंसर्निंग हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया या सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो पहला काम तो ये किया गया कि जो 9 ट्रिब्यूनल्स थे उनको डिसॉल्व किया गया। ये आलोचनाओं के केंद्र में रहा। क्यों रहा, मैंने आपको बताया। दूसरी बात, जो ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन हैं यानी अध्यक्ष हैं और जो मेंबर हैं, इनके टर्म को कम कर दिया गया, इनके कार्यकाल को घटा दिया गया और इनकी एज लिमिट को कम कर दिया गया। चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो टर्म था, कार्यकाल है, वो घटा के 4 ईयर कर दिया गया, 4 साल कर दिया गया कि अब ये 4 ईयर के लिए पद धारण करेंगे, जबकि पहले 5 ईयर्स था, 5 साल के लिए पद धारण करेंगे। अब इनके टर्म को रिड्यूस कर दिया गया और इनका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन के मामले में इसको रद्द कर दिया था कि नहीं, 5 साल मिनिमम होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है, निष्पक्षता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। लेकिन पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर दिया, 4 साल कर दिया। और जो चेयरपर्सन की एज लिमिट है वो बढ़ा के 70 ईयर्स कर दिया और जो मेंबर्स की रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 ईयर्स कर दिया। तो चेयरमैन मैक्सिमम 70 ईयर्स तक पद धारण कर सकता है, मेंबर मैक्सिमम 67 ईयर्स तक पद धारण कर सकता है और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल है। इसके अलावा जो तीसरा अमेंडमेंट किया गया वो मिनिमम एज लिमिट को है, मिनिमम एज लिमिट को लेकर के है, वो 50 ईयर्स। अगर चेयरपर्सन या मेंबर बनना है किसी को, ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन या मेंबर बनना है, तो उसे कम से कम 50 ईयर्स एज का होना चाहिए, 50 साल की उम्र का होना चाहिए। पहले यह व्यवस्था ऑर्डिनेंस में की गई, लेकिन ऑर्डिनेंस की इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से इसे फिर जीवित किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर हम 50 ईयर्स की मिनिमम एज रख देते हैं तो बहुत यंग लोग, एनर्जेटिक लोगों को हम ट्रिब्यूनल्स में नहीं लेकर आएंगे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस आते हैं वो बहुत टेक्निकल नेचर के आते हैं, स्पेशलिस्ट नेचर के आते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग चाहिए और अनुभवी लोगों को लाने के लिए हमें मिनिमम एज बार तय करना पड़ेगा, हमें मिनिमम एज लिमिट तय करनी पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने मिनिमम एज लिमिट तय कर ली, यानी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके मिनिमम एज लिमिट तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत नहीं है और उसने मद्रास बार एसोसिएशन के मामले में इसे रद्द कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे फिर से जीवित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यंग लोगों को लेकर आओ, गवर्नमेंट का कहना है, पार्लियामेंट का कहना है नहीं, मुझे एक्सपीरियंस लोग चाहिए, अनुभवी लोग चाहिए, क्योंकि न्याय का क्षेत्र जटिल होता जा रहा है, चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अब किसको वरीयता देंगे ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इन कारणों से यह अमेंडमेंट विवादों में रहा है। तो क्या अमेंडमेंट में है और उस अमेंडमेंट के साथ क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी है, हमने वो दोनों बातें आपको बता दी। इसके अलावा एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान किया गया है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान किया गया है, अर्थात
जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उन ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वो नामों को सर्च करेगी, वही सिलेक्ट करेगी, वही रिकमेंडेशन देगी और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। कौन होंगे इसकी कमेटी में? तो जो इसका चेयरमैन होगा इस कमेटी का, वो सुप्रीम कोर्ट का सीजे हो, सुप्रीम कोर्ट का सीजे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, सीजीआई होगा, या कोई भी नॉमिनेटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, या तो चीफ जस्टिस खुद इसका चेयरमैन बनेगा इस कमेटी का। अगर चीफ जस्टिस नहीं रहना चाहता तो वो किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जज को नॉमिनेट कर सकता है एज अ चेयरमैन। इसके बाद मेंबर्स होंगे। कौन कौन से मेंबर्स होंगे? मेंबर्स के लिए 2 सेक्रेटरीज, जो भारत सरकार के 2 सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो होंगे। कौन होंगे? जिसे गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और उन 2 सेक्रेटरीज को मेंबर बनाया जाएगा। दूसरी बात, जो सिटिंग या आउटगोइंग चेयरमैन होगा इस ट्रिब्यूनल का, जो वर्तमान ट्रिब्यूनल होगा, मेंबर नियुक्त किया जाना है तो चेयरमैन नियुक्त किया जाना है, जो आउटगोइंग चेयरमैन होगा उसको इसका मेंबर बनाया जाएगा। या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस इसका मेंबर बनाया जाएगा। और तीसरी बात, वो ट्रिब्यूनल जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उस सेक्रेटरी का मिनिस्ट्री, हालांकि इसे वोटिंग राइट नहीं होंगे, सिलेक्शन करने में इसकी केवल ओपिनियन काम करेगी, वोटिंग राइट नहीं होंगे, इसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा सिलेक्शन के लिए। जैसे इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आएगा, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी है वो इसका मेंबर होगा, लेकिन अब उसके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे, यानी वो केवल अपनी ओपिनियन देगा, उसे वोट देने का अधिकार, यानी उसे चुनने में कोई प्रभावी भूमिका निभाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये सर्च कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट को इस सर्च कमेटी को लेकर भी आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है क्योंकि इसमें जो सेक्रेटरीज की उपस्थिति है उसको लेकर के जजेस को आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है। इसमें सेक्रेटरीज नहीं होने चाहिए, जजेस ही तय करेंगे कि कौन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन और मेंबर बनेगा। तो फिलहाल ये अमेंडमेंट कंट्रोवर्सी में रहा है, विवादों में रहा है। इसलिए भी विवादों में रहा क्योंकि हमने ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जिससे कि हम कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, कोर्ट की पेंडेंसी को कम कर सकें, और जो स्पेशलिस्ट एरियाज हैं जहां न्याय देने की ज़रूरत है वहां पर हम स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। ये उद्देश्य था ट्रिब्यूनल्स को गठित करने का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से ये पर्पस डिसॉल्व होता हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में जब बिल पेश किया गया तो बिल पेश करने में गवर्नमेंट का मानना है कि यह पर्पस बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता पर कोई आंच आने दी गई है, क्योंकि न्यायाधीशों को शामिल किया गया है ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट में। टर्म को इसलिए कम किया गया है जिससे ट्रिब्यूनल की एफिशिएंसी को मापा जा सके, और रीअपॉइंटमेंट का प्रावधान किया ही गया है, इसलिए टर्म को कम किया गया है। इसलिए टर्म को कम करने से एफिशिएंसी पर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर एफिशिएंटली काम किया है ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर ने तो रीअपॉइंटमेंट का वो पात्र है, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और जो 9 ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व किया गया है उससे
हाईकोर्ट के केसेस पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन ट्रिब्यूनल्स के पास नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है, नाम मात्र के हैं। और नाम मात्र के नंबर ऑफ केसेस के लिए एक अलग सेटअप तैयार करना, ये हमारे बजटरी एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ा देता है। सरकार का खर्च बहुत ज्यादा है और उसका लाभ बहुत कम, बल्कि वही कार्य जुडिशरी पर लागू करके, इम्पोज करके हम उसी खर्चे में पूरा कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि मितव्ययता के लिए, इकोनॉमी के लिए मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए, अपव्ययता को खत्म करने के लिए भी ये जरूरी है कि जिन ट्रिब्यूनल्स के पास केसेस नहीं है, जिन ट्रिब्यूनल्स के का कार्यभार न के बराबर है, उनके लिए बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना करके सरकार के खर्च को बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। दोनों के तर्क उचित नजर आते हैं, सरकार के भी और न्यायालय के भी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें कंक्लूजन के रूप में लिखना होगा, निष्कर्ष के रूप में लिखना होगा, तो हम इस अमेंडमेंट को उचित ही ठहराएंगे, जबरन नहीं ठहराएंगे। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि सरकार के खर्च को कमी करना, जब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया 1992 के बाद, तो गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में सरकार को अपने अपव्ययता में, अपनी फिजूल खर्ची में, वेस्ट में कमी करने का विचार दिया गया। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो ये गलत नहीं है। हाँ, इसका जो दूसरा इम्पैक्ट साइड इफेक्ट दिख रहा है कि हाईकोर्ट पर केसेस बढ़ जाएंगे, तो कोर्ट ने कहा कि इनके पास बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते अभी, इसलिए कोर्ट पर केसेस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और अगर कभी बढ़ेंगे तो सरकार ने कसम भी नहीं खाई है कि दोबारा बनाए नहीं जाएंगे। अगर केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे तो दोबारा इनको फिर से बनाया जा सकता है, दोबारा गठन हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी केसेस बहुत कम है, इसलिए इनको अस्तित्व में रखना फिजूल खर्ची होगी। जो अन्य प्रावधान है जिनके कारण यह आरोप लगाया जा रहा है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस निगेटिवली इफेक्ट होगा, ये गलत है। न्यायालय की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो नकारात्मक रूप से निष्पक्ष नहीं हो, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि सेवा शर्तों को डायनेमिक बनाने की आवश्यकता है, गतिशील बनाने की आवश्यकता है, और गतिशील बनाने के लिए हमें टर्म को कम रखने की आवश्यकता है, न कि ज्यादा। इसलिए आज का समय 21वीं शताब्दी की सेवा शर्तें और 20वीं शताब्दी में जो सेवा शर्तें डिफाइन की जाती थी, अब दोनों के दृष्टिकोण में, अप्रोच में परिवर्तन आ चुका है। 20वीं शताब्दी इस बात पर फोकस थी कि ज्यादा से ज्यादा अस्थायित्व दो। 21वीं शताब्दी की सेवा शर्तें इस बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड हैं कि डायनेमिक बनो, डायनेमिक बनाओ। तो चूंकि गवर्नेंस के अप्रोच में परिवर्तन आया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अप्रोच में परिवर्तन आया है, इसलिए अगर ये सर्विस कंडीशन में चेंज किया गया है तो इसको बहुत निगेटिव नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बात अवश्य है कि इसके प्रभाव हमें कुछ दिनों में पता लग जाएगी, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट हुआ है, उस कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट के अकॉर्डिंग है ये अमेंडमेंट, ये चेंज। तो ये ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट के विषय में है, 2021 के विषय में। बाकी ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो जानकारियां हैं फिर हम लोग किसी अन्य लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।